हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेतों और कई अलग अलग तरह की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं ग्वालियर में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं मेरी माँ को साथ लेकर बाइक से अपनी मौसी के घर जा रहा था। मौसी के घर जाने के लिए हम शाम 5 बजे ही घर से निकले। आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरी मौसी के घर की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर की है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था और ऊपर से जिस रास्ते से मैं मौसी के घर जा रहा था वो रास्ता काफ़ी ख़राब और ऊबड़ खाबड़ था। उस रास्ते में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे थे। साथ ही वो रास्ता शुरुआत में तो घनी आबादी से घिरा हुआ था, मगर जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो धीरे धीरे हमारे आजू बाजू की आबादी कम होती जा रही थी। खैर, अपना आधा सफ़र तय करने में ही मुझे शाम के 6:30 बज चुके थे और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। रास्ता काफ़ी ख़राब था, इसीलिए मैं बाइक को ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकता था। लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने वो मेरी मौसी के घर तक का सफ़र तय किया और जब मैं मेरी मौसी के घर पहुंचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। मौसी के घर पर पहुंचने के साथ ही मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 8 बजने वाले थे। खैर, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था, तो मैंने मौसी को बोला कि जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो और फिर खाना पीना करके मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मेरी माँ और मौसी साथ बैठकर इधर उधर की बातों में लगी थी, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ था तो बिस्तर पर लेटने के साथ ही मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चला गया। फिर रात को तकरीबन 1 बजे मेरे फ़ोन के बजने से मेरी आँख खुल गई। मैंने फ़ोन जेब से निकाल कर देखा तो फ़ोन मेरे दोस्त संजू का था। मैंने फ़ोन उठाकर संजू से कहा कि क्या यार, इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है, मेरी नींद ख़राब कर दी। लेकिन उधर से संजू ने मुझे बताया कि भाई, बात ही ऐसी थी कि तुम्हें इतनी रात गए फ़ोन करना पड़ा। संजू की बात सुनकर मैंने कहा कि तो फिर जल्दी बता भाई, क्या बात है। तो संजू ने बताया कि भाई, अपने दोस्त सचिन का एक्सीडेंट हो गया है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं भी यही हूँ। संजू की ये बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया। आपको बता दूँ, सचिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने संजू से पूछा कि भाई ये बता, एक्सीडेंट कैसे हुआ और अभी सचिन की हालत कैसी है। तो संजू ने बताया कि एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक हुआ है यार। अपने दोस्त सचिन की बाइक एक डिवाइडर से जा भिड़ी है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत नाजुक है और डॉक्टर का कहना है कि सचिन के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। संजू की ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई। मैंने हड़बड़ाते हुए संजू से कहा कि किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है यार सचिन को। तो मेरे पूछने पर संजू ने मुझे हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस बताया। मैंने संजू से कहा कि मैं अपने दोस्त के मरने से पहले उससे एक आखिरी मर्तबा ज़रूर मिलूँगा। और इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने देखा अब तक मेरी माँ और मौसी दोनों लोग सो चुकी थी, तो मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और जल्दी से मौसी के घर से उसी हॉस्पिटल के लिए निकला जहाँ पर मेरा दोस्त सचिन एडमिट था। वो हॉस्पिटल मेरे घर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि मुझे मौसी के घर से वापस अपने घर के लिए निकलना था। आपको तो पता ही है कि रास्ता काफ़ी लंबा होने के साथ काफ़ी ख़राब और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन तब भी मैं बाइक को काफ़ी तेज़ चला रहा था। तो 2:30 बजे तक मैंने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया था। वो रास्ता काफ़ी सुनसान और वीरान था। उस रास्ते से आते वक्त तो दिन होने की वजह से इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र भी आई थी, मगर इतनी रात गए मेरे सामने रास्ता
पूरा खाली पड़ा हुआ था। मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई खड़ा हुआ दिखा। वो जो कोई भी था वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था और उसकी पीठ मेरी ओर थी। धीरे धीरे जब मैं उस आदमी के काफ़ी पास पहुंचा तो एकाएक वो आदमी मेरी ओर पलटा। उस आदमी के मेरी तरफ पलटते ही मैंने देखा वो आदमी बुरी तरह से खून से लथपथ था। और फिर तभी जब मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं, मेरा दोस्त सचिन था, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसके शरीर से टपकता खून रास्ते पर फैलता जा रहा था। अभी मैं मेरे दोस्त सचिन को देख ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया। फ़ोन पर संजू था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि भाई अपने दोस्त सचिन की मौत हो चुकी है, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। संजू की ये बात सुनकर फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब मेरे सामने सचिन नहीं, सचिन का भूत खड़ा था। डर से मेरा हलक सूख चुका था। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ मानो मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। और तभी वो सचिन का भूत मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे और मैं लड़खड़ाकर बाइक समेत ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी मेरी तरफ बढ़ता हुआ सचिन का भूत एकदम से रुक गया। एकाएक उसके चेहरे पर शैतानी हंसी छा गई और अगले ही पल वो सचिन का भूत जोर जोर से रोने बिलखने लगा और मुझसे बोला कि यार, मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, पर दोस्त अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मरने के बाद मैं तुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए मेरी रूह तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। मगर मैं अपनी खुशी के लिए अपने ही दोस्त को कत्ल नहीं करूँगा। और इतना कहकर सचिन के भूत का साया धीरे धीरे हवा में धुआं बनकर ओझल हो गया। वो देखकर मेरा डर कम हो गया और मैं भी सचिन की मौत पर आंसू बहाने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम आयुष है। मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात 7 साल पहले की है। मैं तब 20 साल का था और अपने घर पर अकेला रह रहा था क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और इसीलिए मेरे पापा माँ को लेकर मेरे मामा के शहर गए हुए थे। मेरे मामा जहाँ रहते हैं वो एक बड़ा शहर है और वहीं पर एक हॉस्पिटल में मेरी माँ का इलाज चल रहा था। मैं जहाँ पर रहता था वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक वीरान इलाका था जहाँ पर कोई नहीं जाता था और उसी वीराने में 4-5 महिलाएं रहा करती थी। लोग उन्हें डायन कहकर बुलाते थे और उनकी मदद करना तो दूर, उनसे बात करना भी लोग अशुभ मानते थे। वो महिलाएं रात को लोगों के घरों के बाहर जाकर खाने के लिए खाना मांगती थी, मगर कोई उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था। मगर मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मैंने कई बार उन्हें कुछ खाने के लिए देने की कोशिश की थी, मगर मेरे पापा और माँ मुझे ऐसा करने से रोक देते थे। मगर उन दिनों मैं घर पर अकेला था और फिर एक रात मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही महिलाएं खड़ी थी जो दिखने में बेहद भयानक थी। उन्होंने अपने बाल खोल रखे थे और फिर वो महिलाएं मुझसे खाना मांगने लगी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उनमें से एक महिला ने मुझसे कहा कि हमें पता है कि तेरी माँ बीमार है, बच्चे हमें कुछ खाने को दे दे, हम सभी तेरी माँ को ठीक कर देंगी। उस महिला की ये बात सुनकर मैंने उन सबका पेट भर जाए इतना खाना उन सबको दे दिया। खाना पाते ही
मैंने उन महिलाओं के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी हंसी देखी। फिर जाते जाते उन महिलाओं ने कहा कि कल रात इसी वक्त तुम उसी वीराने में आ जाना जहां हम सब रहती हैं। फिर हम तेरी माँ को ठीक करने के लिए कुछ करेंगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। और फिर मैंने उस वक्त अपने फ़ोन पर समय देखा तो रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। फिर उसके बाद मैं सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन पर टाइम देखा तो देखा कि मेरे पापा की 4-5 मिस कॉल लगी थी। वो देखकर मैं काफ़ी घबरा गया, ये सोचकर कि पापा ने मुझे रात में फ़ोन क्यों किया होगा। माँ ठीक तो होंगी। मेरे दिमाग में ये सब ख्याल चल ही रहे थे कि तभी मेरा फ़ोन बजा। देखा तो पापा का कॉल था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और पापा से माँ के बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि माँ की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब तो डॉक्टर ने भी ये तक कह दिया है कि अब तेरी माँ को कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। पापा की ये बात सुनकर मुझे वो महिलाएं याद आ गई जो देर रात मेरे घर पर खाना मांगने आई थी। मुझे याद आया कि उन महिलाओं ने मेरे घर से जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं उस वीराने में आज रात ठीक 11:30 बजे पहुंच जाऊं और तब वो मेरी माँ को ठीक करने के लिए कुछ करेंगी। हालांकि मुझे इन सब चीज़ों पर जैसे पूजा पाठ, तंत्र मंत्र वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं था, मगर कहते हैं जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तब वो उन रास्तों पर भी चलने को तैयार हो जाता है जिन पर उसको यकीन ना हो। उसी रात ठीक 11:30 बजे मैं उस वीराने के पास पहुंच गया। मैं उन महिलाओं की झोपड़ी में घुसने ही वाला था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे सर पर जोरदार वार किया, जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं एक बड़े से पीपल के पेड़ से बंधा हुआ था और वो महिलाएं मेरे सामने आग जलाए हुए उस पर जिंदा काली बिल्लियों का सर काटकर डाल रही थी। उन महिलाओं ने मेरी आंखों के सामने 4-5 जिंदा बिल्लियों का सर काटकर उसी आग में डाला था। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने डरते हुए उन महिलाओं को आवाज़ दी कि ये क्या कर रहे हो आप लोग और मुझे इस पेड़ से क्यों बांध रखा है। मगर उनमें से किसी महिला ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तभी मेरी नज़र उन महिलाओं के चेहरे पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा उन महिलाओं का चेहरा बेहद ही भयानक हो गया था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि लाशें थीं जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी और उनके चेहरे से सड़ा हुआ मांस गलकर नीचे गिर रहा था। अब मैं समझ चुका था कि मैं इन नरबच्ची डायनों की चपेट में हूँ। और तभी मैंने देखा एक डायन के हाथ में अचानक से एक बड़ा सा चाकू आ गया और फिर वो डायन वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। उस डायन को अपनी तरफ आता देख मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और फिर अचानक वो डायन मेरे सामने आ गई और उसने उस बड़े से चाकू से मेरे बाएं हाथ की 5 उंगलियां काट दी और फिर उन उंगलियों को उसी जलती हुई आग में डालकर वो डायने अट्टहास करने लगी। इधर दर्द से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरे रोने और गिड़गिड़ाने का उन बेरहम डायनों पर कोई असर नहीं हो रहा था और फिर मेरे देखते ही देखते उन सभी डायनों ने उन बिल्लियों के धड़ों को चबाना शुरू कर दिया और फिर उन बिल्लियों को खाकर वो सभी नरबच्ची डायने मेरी तरफ बढ़ने लगी और फिर उन सभी डायनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और फिर सभी डायन मेरे मांस को नोचने लगी और मेरे मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगी। दर्द से मेरी चीखें निकल रही थी और फिर तभी
एक डायन ने मेरी गर्दन पकड़ ली और चाकू से मेरी गर्दन पर वार करके वो डायन मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग करने ही वाली थी कि तभी वहाँ कुछ लोग शोर मचाते हुए आ गए। वो लोग हाथ में डंडे और आग की मसाले लिए हुए थे। उन लोगों को आता देख अचानक से वो सभी डायनें गायब हो गई और फिर उन लोगों ने मुझे पेड़ से खोलकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर मुझसे डॉक्टर ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो वो लोग मुझे हॉस्पिटल के बाहर ही मिल गए जिन्होंने मुझे उन डायनों से बचाया था। उन लोगों ने बताया कि वो मुझसे ही मिलने आ रहे थे। फिर मैंने उन सभी लोगों से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रोशन है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और मैं शाम 7 बजे की कोचिंग पढ़कर रोज़ रात 8 बजे तक अपने घर पहुंचता था। जिस दिन मेरे साथ एक घटना घटी उस दिन अमावस्या की रात थी। मेरी माँ ने मुझसे उस दिन घर पर जल्दी आ जाने को बोला था। उन्होंने कहा था आज अमावस्या की रात है, आज की रात भारी होगी, इसलिए आज कोचिंग से जल्दी छुट्टी ले लेना। मेरी माँ की बात सुनकर मैं भी काफ़ी घबरा गया और मैंने उनसे पूछा कि ये अमावस्या क्या होती है। तो मेरी माँ ने बताया कि अमावस्या की रात रूहानी ताकतें अपनी चरम सीमा पर होती हैं। मेरी माँ की बात सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने उनसे कहा कि तुम भी माँ, ये सब कुछ नहीं होता है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। ये कहकर मैं स्कूल चला गया और फिर कोचिंग पढ़कर मैं रात करीब 8:30 बजे स्कूल से निकला। मैं साइकिल भगाते हुए अपने घर जा रहा था। अब मैं अपने घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी अचानक एक औरत मेरी साइकिल के सामने आ गई। उस औरत को देखकर मैंने जोर की ब्रेक मारी। अचानक उस औरत के सामने आ जाने से मैं थोड़ा घबरा गया था। खैर, मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा कि तभी उस औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे मेरी साइकिल से खींचकर हवा में टांग दिया। उस औरत के ऐसा करने से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैंने हिम्मत करके उस औरत का हाथ अपनी गर्दन से अलग किया। मगर तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई तो मैंने देखा उस औरत के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो देखकर मेरी सांस हलक में अटक गई। अब मैं समझ चुका था कि मैं एक आत्मा की चपेट में हूँ और मुझे खतरा है। मैं पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा, मगर मैंने देखा मैं एक ही जगह पर दौड़ा जा रहा था। कुछ ही देर में थककर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा वहाँ उस चुड़ैल के साथ कई और चुड़ैल आ गई थी और फिर उन चुड़ैलों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। और तभी मुझे मेरी माँ की दी हुई लॉकेट याद आई, जिसे उन्होंने किसी ओझा से खास मेरे लिए बनवाई थी ताकि कोई भी बुरी शक्ति मेरे करीब ना आए। मगर मैंने उससे पहनने की बजाय अपने जेब में रख लिया था। फिर मैंने फ़ौरन अपनी जेब से वो ताबीज़ निकाल ली और उस ताबीज़ को उन चुड़ैलों के सामने कर दिया। उस ताबीज़ के संपर्क में आते ही वो चुड़ैल एकदम से पीछे हट गई और अजीब सी आवाज़ में गुर्राते हुए उन चुड़ैलों ने मुझसे वो ताबीज़ दूर फेंक देने को कहा। मगर अब मैं समझ चुका था कि आज बस ये ताबीज़ ही है जो इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा सकता है। मैंने फ़ौरन वो ताबीज़ अपने गले में पहन लिया और फिर बिना उन चुड़ैलों की तरफ देखे मैं मेरी साइकिल से अपने घर की तरफ भागा और फिर कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच गया। घर पर मुझे इतना घबराया हुआ देखकर माँ ने पूछा कि क्या हुआ तुझे, इतना हाफ क्यों रहा है।
तब मैंने डरते हुए मेरी माँ को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरी माँ भी काफ़ी डर गई और फिर उस दिन के बाद से मैंने अमावस्या की रात को घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम चंद्रपाल है। ये मेरे और मेरे दोस्त शिवभान के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। उस रात मैं और शिवभान मेरी बाइक से हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर के एक ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था और शिवभान मेरे पीछे बैठा था। उस रात वो रास्ता बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं बाइक को काफ़ी तेज़ चला रहा था। लेकिन बाइक चलाते हुए ही पता नहीं अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम होने लगी और कुछ ही देर में मेरी बाइक अपने आप ही बीच रास्ते पर बंद पड़ गई। बाइक के बंद होते ही चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। तो मैंने शिवभान से कहा कि यार, ये अचानक बाइक को पता नहीं क्या हो गया है। तू अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर, तब तक मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और इतना कहकर मैं बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन तभी मेरे दोस्त शिवभान ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर दी और तब उसके फ्लैश लाइट चालू करते ही हम दोनों ने देखा कि हमारे सामने एक औरत खड़ी थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। वो औरत मेरी तरफ ही देख रही थी और वो बीच रास्ते पर बिल्कुल शांत खड़ी थी। उस औरत को देखकर एक बार को तो मैंने सोचा कि इतनी रात गए इस वीराने में ये औरत यहाँ क्या कर रही है। लेकिन मेरी बाइक के स्टार्ट ना होने से मैं काफ़ी परेशान था, तो मैंने उस औरत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन तभी वो औरत हमारे पास आई और वो हमसे बोले कि कहाँ जा रहे हो। तो मेरे दोस्त ने उस औरत से कहा कि हम ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारी बाइक खराब हो गई है। मेरे दोस्त शिवभान की बात सुनकर पहले तो वो औरत कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर वो गुस्से से बोली कि चले जाओ यहाँ से। उस औरत की ये बात सुनकर मैं और शिवभान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और तभी शिवभान उस औरत से मजाक में बोला कि चले जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ ही ले चलूं। शिवभान के इतना बोलने पर वो औरत बेवजह ही जोर जोर से जानवरों की तरह घुर्राने लगी और बोली कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ। उस औरत के इतना बोलने पर शिवभान भी गुस्से में आ गया और वो उस औरत पर चिल्लाते हुए उसकी तरफ लपका। अच्छा, तू मुझे मारेगी? रुक, मैं अब तुझे तेरी औकात में लाता हूँ। ये बोलते हुए जैसे ही शिवभान उस औरत की तरफ लपका कि तभी वो औरत अपने असली रूप में आ गई और एक झटके से उस चुड़ैल ने शिवभान की गर्दन पकड़ ली और उसे घसीटकर अपने साथ जंगल में ले जाने लगी। वो चुड़ैल जमीन से ऊपर हवा में तैरते हुए कुछ ही देर में शिवभान को लेकर जंगल के काफ़ी अंदर चली गई और उसके बाद मुझे सिर्फ शिवभान की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा पूरा शरीर मानो बर्फ सा जम गया था। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर जैसे उसी रास्ते पर जम से गए थे। लेकिन फिर अपनी बाइक को वहीं छोड़ मैं पूरी जान लगाकर वहाँ से सरपट भागा और सीधा अपने घर जाकर ही रुका। वो पूरी रात मैंने खौफ के साए में जाग कर बिताई और अगले दिन मुझे खबर मिली कि जिस रास्ते पर मेरे साथ ये घटना हुई है वही रास्ते के किनारे झाड़ियों में शिवभान की लाश मिली है। मुझे पता चला कि शिवभान की लाश लोगों को इतनी विभत्स हालत में मिली है कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला उसकी लाश को देख ले तो वो खौफ से दम ही तोड़ दे।
दोस्तों, आज इस वाक्य को हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब कभी भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त शिवान के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सत्येंद्र है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहा करता था। जहां मेरा गांव है वहां तब उतना विकास नहीं हुआ था। आसमानी बिजली गिरने को मेरे गांव के लोग देवी माता का श्राप मानते थे और हर 6 महीने में गांव में से ही किसी एक घर के आदमी की देवी माँ को बलि दी जाती थी। जो भी लोग इस बलि प्रथा का विरोध करते थे उन्हें या तो गांव से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। गांव में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम राजेश था। राजेश और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मगर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया जब एक दिन मुझे खबर मिली कि आज फिर वो दिन आ गया है जब गांव में से किसी एक आदमी की देवी माँ को बलि दी जानी है। और फिर मुझे जो पता चला उससे तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे पता चला कि आज गांव में जिस घर से एक आदमी की बलि दी जानी है वो घर राजेश का है और देवी माँ को राजेश की बलि दी जानी है। वो जानकर मेरी आंखों में आंसू निकल आए। फिर उसी दिन दोपहर में सभी गांव वालों के सामने राजेश की बलि दी गई। उस वक्त मैं भी वहीं था और राजेश मरने से पहले मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे मरने का भय नहीं बल्कि खुशी दिख रही थी। जब राजेश को बलि देने के लिए ले जाया जा रहा था तब वो मेरे पास से ही गुजरा था और एकदम से मेरे ठीक सामने रुककर उसने मेरी ओर देखा और वो बस एक शब्द मुझसे बोला, तेरा इंतजार करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में मानो करंट दौड़ गया था। खैर, राजेश की बलि देवी माँ को दे दी गई और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे पर चारपाई पर लेटा मैं राजेश के बारे में ही सोच रहा था। कमरे में हल्की सी रोशनी में एक दिया जल रहा था जिसकी परछाई कमरे की छत पर इधर उधर हिलती हुई दिख रही थी। मैं उसी को एकटक देखते हुए राजेश के बारे में ही सोच रहा था कि तभी मैंने देखा उस दिए की परछाई ने एक आदमी का रूप ले लिया जो मुझे ठीक कमरे की छत पर दिख रही थी। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हड़बड़ाहट में चारपाई से उठते हुए अपने चारों तरफ नज़र घुमाई मगर मुझे कमरे में अपने सिवा दूसरा कोई नज़र नहीं आया। और फिर तभी मुझे बेहद ही ठंड महसूस होने लगी। मेरा शरीर ठंड से ठिठुरने लगा कि तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया और फिर मेरे कान के पास से एक गर्म आवाज़ आई, सत्येंद्र। कोई मेरा नाम पुकार रहा था मगर कौन? मैं डरते हुए चारपाई से दूर हटकर कमरे की दीवार से चिपक गया और फिर तभी अचानक से चारपाई पर एक काला साया उभरने लगा और मेरे देखते ही देखते उस काले साये ने इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया। और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा चारपाई पर राजेश बैठा था। उसके सर से खून टपक रहा था और फिर अचानक से राजेश मेरे सामने आ गया और बेहद ही भारी आवाज में बोला, तुझे भी मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा और इसीलिए तुझे भी मरना होगा। राजेश की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ बोलना चाह रहा था मगर डर से मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ करता राजेश की आत्मा ने मेरी गर्दन पकड़ ली और वो बेहद ही खौफनाक हंसी हंसने लगा। राजेश की आत्मा ने
मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरा शरीर पीला पड़ने लगा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं कमरे की उसी दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। कमरे में रखा हुआ दिया भी अब बुझ चुका था और कमरे में घना अंधेरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अगली सुबह मैं हमारे गांव के एक ओझा के पास गया। उन्हें बीती रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। मेरी बात सुनकर ओझा ने बताया कि तेरी जान इस गांव की देवी माँ ने बचाई है। वो सबकी रक्षा करती हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न रखने के लिए साल में 2 बार किसी न किसी की बलि दी जाती है। ओझा की बात सुनने के बाद मैंने देवी माँ के स्थान पर जाकर उनके हाथ जोड़े और फिर उसी दिन मैंने वो गांव छोड़ दिया और आज मैं एक बड़े शहर में अपना सुखी जीवन बिता रहा हूँ। दोस्तों, आपको मेरी बातों पर यकीन हो या ना हो, मगर मेरी बताई हुई हर एक बात सच है और ये सब मेरे साथ ही हुआ है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां किसी न किसी देवी देवता के नाम पर बलि दी जाती है और ऐसे गांव आज भी घने जंगलों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रवि है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मेरी मौसी के बेटे का बर्थडे था। मेरी मौसी ने मुझे और मेरी माँ को बुलाया था, मगर मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मौसी के घर भेज दिया। मेरी मौसी का घर मेरे घर से लगकर 50 किलोमीटर दूर है, इसीलिए मैं उनके घर जाने के लिए अगले दिन सुबह ही अपने घर से निकल गया। रास्ते में अपनी बाइक से चलते हुए मैं करीब 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। उन दिनों गर्मियों का समय था। बेहद कड़ी धूप और गर्म हवाओं के कारण मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो मैं कुछ समय के लिए एक ढाबे पर रुक गया। लगभग 3 घंटे बाद करीब 4:30 बजे मैंने ढाबे पर मौसी के बेटे के लिए कुछ मिठाइयाँ और चॉकलेट खरीदी और फिर अपनी मौसी के घर के लिए अपनी बाइक से निकल पड़ा। मेरी मौसी का घर अब कोई 3-4 किलोमीटर दूर रहा होगा। मैं कुछ ही समय में मौसी के घर पहुंचने वाला था कि तभी रास्ते पर कुछ और आगे जाने पर मैंने देखा रास्ते पर जाम लगा हुआ था। मैंने एक साइकिल सवार आदमी से पूछा कि जाम क्यों लगा हुआ है, तो उसने बताया कि रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है, उसी को हटाने का काम चल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर मैं वहीं रुक गया और उस पेड़ के हटने का इंतज़ार करने लगा। वहाँ पर खड़े हुए मुझे करीब 1 घंटा हो गया, मगर अभी तक उस पेड़ को हटाया नहीं जा सका। अब अंधेरा होने लगा था। लगभग 7 बज चुके थे। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे मौसी के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंचना था। वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने उसी जाम में फंसे हुए एक आदमी से पूछा कि भाई साहब, आगे चौराहे तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जिस रास्ते पर मैं जाम में फंसा हुआ था उससे थोड़ी दूर पर ही चौराहा मिलता था। फिर मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि रास्ता तो है, मगर उस आदमी की बात पर मैंने उससे कहा, मगर क्या? तो उस आदमी ने कहा, साहब रास्ता तो है, मगर वो कच्चा रास्ता है और उस रास्ते पर रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्या है उस रास्ते में? तो उस आदमी ने कहा कि साहब उस रास्ते पर भूत प्रेत का चक्कर है। आगे उस आदमी ने यह भी बताया कि साहब जो भी उस रास्ते से रात के वक्त गुजरता है उस आदमी पर भूत प्रेत सवार हो जाते हैं और कई लोगों की
उस रास्ते पर रहस्यमयी ढंग से मौत भी हो चुकी है। मैंने उस आदमी से उस रास्ते का पता पूछा तो उसने बताया कि इसी रास्ते पर थोड़ा पीछे जाने पर दाईं ओर आपको एक कच्चा रास्ता दिखेगा। वही रास्ता आपको ठीक चौराहे पर पहुंचा देगा, मगर संभल कर जाइएगा। फिर उस आदमी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लीजिए। ये ताबीज़ आपकी हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा करेगी। मैंने हंसते हुए उससे वो ताबीज़ ले लिया और फिर मैं उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा और कुछ ही देर में मैं उस रास्ते पर पहुंच गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी भी तरह की भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। इसीलिए मैं बेहिचक उस रास्ते पर जाने को तैयार हो गया था। उस रास्ते पर थोड़ा अंदर जाने पर मुझे ठंड महसूस होने लगी। आपको याद दिला दूं, उन दिनों गर्मियों का समय चल रहा था और ऐसे में अचानक से ठंड महसूस करना किसी की रूह तक को कपा कर रख देता। अब मुझे भी बेहद डर महसूस होने लगा था, मगर अब मैं वापस भी नहीं लौट सकता था क्योंकि मैं लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। बेहद ठंड के कारण मेरा शरीर ठिठुरने लगा था। अब मुझसे गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और तभी मुझे गाड़ी पर बेहद ही भार महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई मेरी गाड़ी पर आकर बैठ गया है और मैं बाइक पर अकेला नहीं हूँ। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ऐसे समय में यह एहसास ही रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, मैंने गाड़ी के साइड मिरर की तरफ अपनी नज़रें घुमाई और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मेरा शरीर पीला पड़ गया। मैंने देखा एक प्रेत मेरी बाइक पर मेरे पीछे बैठा था, जिसका सर बेहद ही बड़ा था और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थी। उस प्रेत को देखकर मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस प्रेत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और तभी उस प्रेत के शरीर ने आग पकड़ ली और वो बेहद खौफनाक ढंग से चीखने चिल्लाने लगा और अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसे हालातों में मैं गाड़ी पर अपना संतुलन कैसे बनाए हुआ था। बेशक उस वक्त मेरी हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी, मगर मुझे कैसे भी चौराहे तक पहुंचना था। मुझे यकीन था कि चौराहे पर जरूर कुछ ना कुछ लोग तो ज़रूर मिलेंगे, मगर इससे पहले कि मैं चौराहे तक पहुंचता वो प्रेत गायब हो चुका था। अब मैं चौराहे पर पहुंच चुका था। चौराहे पर मुझे गाड़ियां आती जाती दिखी और कुछ लोग और इक्का दुक्का दुकानें, और फिर वहीं मैंने अपनी बाइक एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ी की और बाइक से उतरकर उस दुकान की तरफ जाने लगा कि तभी मुझे चक्कर आ गया और चक्कर खाकर मैं वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और जब मेरी आँख खुली तब मैं मौसी के घर पर था। सभी लोग मेरे पास ही बैठे थे। सभी ने पूछा, मगर मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि गर्मी में लंबे सफ़र की वजह से ऐसा हुआ है। मगर मैं आपको मेरे साथ घटी इस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सुमित है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं शहर में एक लंबा वक्त बिताने के बाद वापस अपने गांव जा रहा था। मेरी ट्रेन शाम 7 बजे की थी, तो मैं 6:30 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। सच बताऊं तो इतने टाइम बाद मैं अपने गांव जा रहा था, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। खैर, देखते ही देखते 7 बज गए, मगर मेरी ट्रेन अभी आई नहीं थी। वैसे मुझे पता था कि कई बार ट्रेन अपने समय से लेट हो जाती है, लेकिन इतने टाइम बाद
गांव जाने की जो खुशी मेरे अंदर थी कि मुझे अब 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग रहा था। लेकिन फिर देखते ही देखते 7:30 और फिर 8 बज गए, लेकिन अभी तक मेरी ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। लेकिन फिर 8:30 बजे तक मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। किसी से पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन इतना लेट थी। खैर, ट्रेन के आते ही मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और सीधा अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सफ़र कटता गया और रात के 4 बज गए। मेरा स्टेशन आ गया। मैं स्टेशन पर उतरा और अपने गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ा। दरअसल मेरा गांव एक पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलते हैं। तो इसीलिए स्टेशन से घर तक जाने के लिए या तो मैं घर से किसी को बुलाता या फिर पैदल ही जाता। लेकिन रेलवे स्टेशन से मेरा गांव कोई 1.5-2 किलोमीटर जितना दूर होगा, और फिर हम गांव के लोगों को तो पैदल चलने की आदत होती है। तो मैंने इतनी रात गए घर पर फ़ोन करके किसी को परेशान करना ठीक नहीं समझा और पैदल ही अपने गांव यानी कि मेरे घर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते मैं अब तक स्टेशन से काफ़ी दूर अपने गांव के कच्चे रास्ते पर आ गया था। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर ली थी। उस वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से मैं लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरा। और फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। वो देखकर मैं डर से कँपकँपाने लगा। उस चुड़ैल का चेहरा बेहद भयानक था। एकाएक वो चुड़ैल मेरी तरफ लपकी और उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर उस चुड़ैल ने ज़मीन पर पटक दिया। और फिर वो चुड़ैल मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे शरीर पर नोचने और काटने के बड़े बड़े निशान थे और मुझे मेरा शरीर बहुत कमज़ोर मालूम पड़ रहा था। और फिर मेरे घर वालों के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सख्ते में आ गए। और फिर मेरे ताऊजी ने बताया कि कुछ लोगों को तुम रास्ते के किनारे विभत्स हालत में बेहोश पड़े मिले, तो वही लोग तुम्हें घर पर लेकर आए थे। और फिर ताऊजी ने बताया कि बेटा तुम तो शहर में थे, लेकिन यहाँ पर कुछ महीने पहले उसी रास्ते पर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को पता नहीं था कि वो औरत कौन थी। ना तो वो हमारे गांव की थी और ना ही हमारे आसपास के किसी गांव की। और आगे ताऊजी ने बताया कि बेटा उस औरत की लाश बहुत बुरी हालत में थी। किसी दरिंदे ने उस औरत का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। गांव वालों ने उस औरत की लाश को गांव के बाहर ही दफना दिया था। लेकिन तभी से उस रास्ते पर रात को उस औरत की आत्मा भटकती है और वो चुड़ैल अब तक कई गांव वालों को नुकसान पहुंचा चुकी है। ताऊजी की बात सुनकर मुझे सारा माजरा समझ आया कि आखिर क्यों वो चुड़ैल उस रास्ते पर भटक रही है। ताऊजी ने बताया कि उस चुड़ैल ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है और गांव में रात को उस रास्ते से अकेले गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, आज इस घटना को बीते काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन ठीक उसी तरह आज भी वो चुड़ैल उसी रास्ते पर भटकती है और अपने किसी नए शिकार का इंतज़ार करती है। तो दोस्तों, इन घटनाओं से आज मेरा गांव इतना खौफजदा हो चुका है कि कोई भी रात को उस रास्ते से जाना तो दूर की बात, उस रास्ते से रात को जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। और अब तक जो भी कोई रात को उस रास्ते से गुजरा है
उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है और उसका सामना होता है उस भयानक चुड़ैल से। दोस्तों, मेरे साथ घटे उस वाक़ये को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम बिरजू है। ये मेरे और मेरे एक दोस्त जितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 4 साल पहले की है, जब मैं और जितेंद्र अपनी अपनी बाइक से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे। हम शाम 5 बजे अपने अपने घरों से 5 किलोमीटर दूर बाइक से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत तब हुई जब एक शाम हम दोनों कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे थे। हम जिस रास्ते से कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे वो कच्चा रास्ता था और उस वक्त रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। हम रास्ते पर बातें और हंसी मजाक करते हुए जा ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और हमें ही देख रही थी। खैर, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर तभी मैंने देखा मेरे दोस्त जितेंद्र ने उसके ठीक सामने अपनी बाइक रोक दी और फिर उसने उस लड़की से पूछा कि आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ। जितेंद्र की बात पर उस लड़की ने नाम में सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। उस लड़की को ज़्यादा देख मैं हंस पड़ा और हंसते हुए मैंने जितेंद्र से कहा, तुमसे ना हो पाएगा भाई, अभी चलो, वरना कोचिंग के लिए लेट हो गया तो अनिरुद्ध सर हमारी हालत ख़राब कर देंगे। अनिरुद्ध सर हमारे कोचिंग टीचर थे। खैर, फिर जब हम दोनों कोचिंग से वापस घर लौट रहे थे तब करीब 7:30 बज चुके थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, इसीलिए हम दोनों ने अपनी अपनी बाइक की लाइट ऑन कर ली थी। और फिर जब हम दोनों रास्ते पर चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरे तब हमने जो देखा वो देखकर हम बुरी तरह से चौंक गए। हमने देखा कि वही लड़की जो कोचिंग जाते वक्त हमें उसी बरगद के नीचे खड़ी दिखी थी, उस लड़की ने उसी बरगद के पेड़ पर फांसी खा ली थी और उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ पर हवा से गोल गोल घूम रही थी। फिर जब हम दोनों ने गाड़ी की लाइट्स उस लड़की पर मारी तो हमने जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फांसी खाने की वजह से उस लड़की का चेहरा इतना विभस्त हो गया था कि उसे देखकर हमारा शरीर ढीला पड़ गया। उस लड़की की आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई थी और उसकी जीभ उसके मुंह से निकलकर उसके दांतों में दबी हुई थी, जिससे खून निकलने लगा था। वो लाश इतनी बुरी हालत में पेड़ पर लटकी हुई थी कि उसे एक नज़र देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने फ़ौरन जितेंद्र से कहा कि चल यहाँ से निकलते हैं, वरना बेवजह ही हम दोनों पुलिस केस में घसीटे जाएंगे। मगर जितेंद्र तो जैसे मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो बाइक से उतरकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे कई बार आवाज़ भी दी और कहा कि बेवजह पुलिस केस में क्यों पड़ना चाहता है, मगर जितेंद्र ने मेरी एक ना सुनी और वो उस लाश को उस पेड़ से नीचे उतारने लगा। मैं अपनी बाइक पर से ही जितेंद्र को ऐसा करते हुए देख रहा था। उस लाश को पेड़ पर बंधे रस्सी के फंदे से उतारकर जितेंद्र ने उस लड़की की लाश को ज़मीन पर रखा और फिर वो पुलिस को कॉल करते हुए बाइक की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो एक कदम बढ़ा ही था कि तभी अचानक वो लाश उठकर खड़ी हो गई और एक झटके से जितेंद्र के ऊपर चढ़ गई और उस लाश ने जितेंद्र की गर्दन पकड़ ली और फिर उस लाश ने एक झटके से जितेंद्र को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और वो लाश उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए
और मैं पसीने से लथपथ हो गया। जितेंद्र की वो दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ चुका था। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसकी मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाने का सोचा और फिर फौरन मैंने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकला। और फिर जब मैं करीब के गांव से कुछ लोगों को लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा जितेंद्र की लाश बेहद ही बुरी हालत में उसी बरगद के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक रही थी। गांव वालों के साथ मिलकर मैंने जितेंद्र की लाश को पेड़ से नीचे उतारा। गांव वालों ने बताया कि 1 साल पहले इसी पेड़ पर लटककर एक किशोर लड़की ने फांसी खा ली थी। तब उसकी मदद किसी ने नहीं की थी और गरीबी से तंग आकर उसने फांसी खा ली थी। तब से ही उसकी आत्मा इस पेड़ के पास भटक रही है और अब जो भी उसकी मदद करता है वो आत्मा उसे मारकर उसे भी अपने साथ कर लेती है। मैं तो बच गया मगर मेरा दोस्त बेरहमी से मारा गया। अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता और उस लाश के करीब न जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों ये थी मेरे और मेरे दोस्त जितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम संदीप है। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 12 साल का था और अपने फादर के साथ दादाजी के गांव गया हुआ था। तब मेरे पापा नौकरी करते थे और जिस वजह से उनके ट्रांसफ़र भी होते थे इसीलिए मैं, मेरी माँ और पापा शहर में रहते थे। उन दिनों गर्मियों का समय था और मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए मेरे पापा मुझे हमारे गांव के घर पर दादाजी के पास छोड़कर वापस शहर लौट गए थे। मुझे दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता था और वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे गांव आने से वो बेहद ही खुश हो जाते थे। उस बड़े से घर पर दादाजी अकेले रहते थे। 2 साल पहले दादी की अचानक मौत हो गई थी। तब से दादाजी कुछ अजीब से हो गए थे। गर्मियों की छुट्टियों में मैं जब दादाजी के साथ था तब मैंने नोटिस किया कि दादाजी अकेले में किसी से बातें किया करते थे, मगर किससे, क्योंकि उनके अलावा वहाँ कोई नहीं होता था। इसी तरह एक दिन मैंने देखा दादाजी बालकनी के पास खड़े किसी से बातें कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि दादाजी आप किससे बात कर रहे हो। मेरी बात पर दादाजी एकदम शांत हो गए और फिर मेरे पास आकर बोले कि और किससे, तेरी दादी से ही तो बात कर रहा था छोटे सरकार। इतना कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। दादाजी की इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे पता था कि मेरी दादी की मौत हो चुकी है और शायद दादाजी को दादी की मौत से गहरा सदमा लगा है। यही सोचकर मैं घर से बाहर खेलने चला गया। घर के बाहर छोटे से ग्राउंड में मैं अकेला खेल रहा था और अकेले खेलते हुए ही मेरी नज़र घर की छत पर पड़ी तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। छत पर ज़मीन की तरफ पैर लटकाए मेरी दादी बैठी थी, बाल खोले हुए और उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर डर से मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं घर पर था। दादाजी मेरे पास ही बैठे थे। मैंने जो कुछ भी देखा था मैं उसके बारे में दादाजी को सब कुछ बताना चाहता था, मगर मैं बेहद ही डरा हुआ था और इस बार दादाजी की अजीब हरकतों को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहते हैं मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता और ये बात बिल्कुल सच है। ये मुझे उसी रात पता चला। रात में
जब मैं सो रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे ऊपर बैठ गया है। अचानक मेरा शरीर बहुत भारी होने लगा, इतना कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने डरते हुए अपनी टॉर्च उठाई और अंधेरे कमरे में मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, मगर मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। और फिर जब मैंने टॉर्च कमरे की छत पर मारी तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा छत पर मेरी दादी की खौफनाक आत्मा उल्टी लटकी हुई थी और उनकी आंखें टॉर्च की रोशनी में अब और भी ज़्यादा चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। वो देखकर मैं सकपकाकर कमरे से बाहर भाग गया, मगर इससे पहले कि मैं दादाजी के कमरे तक पहुंच पाता, मेरी दादी की आत्मा मेरे सामने आ गई और उस आत्मा ने मेरी गर्दन पकड़ ली। खौफ से मेरी चीख निकल गई। फिर तभी मेरी चीख सुनकर दादाजी कमरे से बाहर आ गए, मगर इससे पहले कि वो मुझ तक पहुँचते, मेरी दादी की बेरहम आत्मा ने मुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया और मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास मेरे पापा, माँ और दादाजी बैठे थे। मेरे सर पर कई टाँके आए। मेरा काफ़ी खून बह गया था, इसीलिए मुझे खून चढ़ाया गया था। डॉक्टर ने मुझे किसी से बात करने से मना किया था, क्योंकि सर पर टाँके पड़ने की वजह से मुझे बेहद सावधानी बरतनी थी। बात करने से सर पर भी खिंचाव पड़ता है और उससे टाँके भी टूट सकते थे। खैर, पूरे 1 हफ्ते तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और फिर जब मेरी हालत थोड़ा दुरुस्त हुई तब मैंने अपने साथ घटी घटना के बारे में अपने माँ पापा को बताया। पापा को मेरी बात पर यकीन नहीं था, मगर मेरी माँ ने उसी दिन पापा से बोल दिया था कि अब मैं कभी गांव नहीं जाऊंगा। दोस्तों, आज मैं 17 साल का हूँ, मगर आज भी उस दिन की घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं आज भी खौफ के साए में हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।